हेलो इफत, आर यू देयर इन द क्लास? यस सर। क्या हुआ, बुरा लग गया कल? नहीं हूँ सर मैं क्लास में। ऐसे बुरा नहीं मानते यार। देखो मेरी बात सुनो। मैं ना खुद आप लोगों की जिंदगी पूरी मैं खुद जी लेता हूँ। जितनी आप टेंशन लेते हो ना उतनी मैं भी लेता हूँ। लेकिन टेंशन से कुछ होगा नहीं बच्चों। हम लोग इतनी शानदार स्टेज पे हैं। ये जो लोगों ने पूरा रेगुलर किया है उनको महसूस होता होगा, बिल्कुल होता होगा अंदर से। अब बिगाड़ना अब बिगाड़ना ये बहुत गलत बात होगी। ठीक है, आज से आपका रोटेशन शुरू हो रहा है। इन 10 days यू विल से सर अब तो आप नीट लेवल का कोई भी क्वेश्चन दे तो मैंने पकड़ लिया है कि रोटेशन क्या है। भाई WP तक आपको आता है, NLM आपको आता है ना। बाकी जो मैंने कल आपको समझाया था थोड़ा थ्योरेटिकल पे वर्क करना शुरू कर दो। तो जो बच्चा 100 नंबर वाला है वो 150 और जो 60 वाला है वो 100, ये होके ही रहेगा। नो वन कैन स्टॉप दिस। ये मुझे फील होता है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने 11 साल देखा। आखिरी आते आते इस समय तक बच्चे भाग लेते हैं। इस समय तक बच्चों के दो माइंडसेट हो जाते हैं। अरे यार या तो बायो केमिस्ट्री से निकाल देंगे हम लोग, जो कि निकलना नहीं है जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए। ठीक है, नहीं निकलना, बिल्कुल भी नहीं निकलना। 600 नंबर छूना है अपने को, तब जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। और अभी तो देखो सब चीजें हो ही रही हैं जो आप देख रहे हो, गवर्नमेंट जो कर रही है। तो उसके अलावा हमें क्या करना है, हमको इन सभी से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अभी 1.5 महीना है, 1 महीना 12 दिन जो भी है हमारे पास। हमको उसको ऐसा कर देना है कि हमको उस पर रिग्रेट ही ना हो। भाई 50 क्वेश्चन में से आप 45 क्वेश्चन करने। अब ये जो कल बताया था उससे एक क्वेश्चन पक्का। तो आप देखो ना, WP के बाद हर चैप्टर में कुछ पार्ट है इजी, कुछ पार्ट है टफ। इजी वाला क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ। अब ये आ जाएगा रिजॉल्विंग लिमिट, तो फॉर्मूला और सही इंटरप्रिटेशन है तो कर लेके आ जाओगे, वरना छोड़ के आ जाओगे। कोई तुमको यहां तक जब टीचर लाएगा और तुमको एक क्वेश्चन कराएगा तो तुम भी करके आ जाओगे। वही बात है। अब अगर हम रोटेशन पढ़ते होते तो अभी हमारा हो सकता है ऑप्टिक्स ही बाकी होता। ऑप्टिक्स को पूरा संभालने में बहुत टाइम लगता। मॉडर्न हमारा 1 महीने पढ़ाया मैंने आपको, है ना। ऑप्टिक्स आपको 20 दिन पढ़ाया। तो ये सारी चीजें हमको समझनी है। आपसे बेहतर, ये तो मान लो कि आपसे बेहतर मैं समझता हूं कि स्कोर कैसे किया जाता है। तो या तो आप ट्रस्ट करो मुझ पे और स्कोर देखो अपना, और पिछला स्कोर देख लेना जो लाए थे। मैं ये नहीं कहता 20 नंबर बढ़ जाए तो सर देखो आपने तो 20 नंबर बढ़ गए, नहीं 20 नहीं। मैंने बोला 60 वाला 100 पे, 80 वाला 150 पे। ये है मेरा, इसको बोलता हूं मैं मार्क्स बढ़ाना। तुम 50 लेके आए थे, तुम 60 ले आए, कोई मतलब नहीं। फिर अगर डीप में जाके देखेंगे तो या तो तुमने मेरी बातें फॉलो नहीं की, या तुमको शायद मेरा पढ़ाया समझ नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मेरा पढ़ाया सबको समझ आ जाए। कॉज क्यों आ जाए, मैं बच्चे को न्यूमेरिकल में डुबोता हूँ क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आता। न्यूमेरिकल में नहीं डूबना चाहता तो भगेगा, बिल्कुल भगेगा, स्वाभाविक। पर भग जाए भाई, उससे मेरा नुकसान थोड़ी है, उसका नुकसान अपना है। जब नीट में फिर न्यूमेरिकल आएंगे तो वहां बिना तैरे डूबेगा, वो तैरना सीखेगा नहीं और वहां डूबेगा, छोड़ के आएगा। तो अभी जो समय बचा है हमको उस पर फोकस करना है कि कैसे हम बेस्ट से बेस्ट चीजें निकालते हैं। अब देखो मेरी बात, सर व्हाट इज द डिफरेंस इन रोटेशनल डायनामिक्स एंड अपना कन्वेंशनल डायनामिक्स, जिसको आप NLM कहते हो। देखो मैं कहां से उठा रहा हूं, यहां से उठा, है ना। ये दो पढ़ा अपन ने, चलो भाई कंपेयर कर लेते। तुमने एक पहले ब्लॉक रखा था, ध्यान से सुनो, वो था पॉइंट मास। क्या पढ़ते थे हम वहां पे, पार्टिकल। याद करो, काइनामेटिक्स में हर जगह अगर ब्लॉक भी था, कार भी थी, गाड़ी भी थी, वो थी कैसी, हम उसे पॉइंट मास मानते थे। क्या मानते थे, पॉइंट मास। और इसको, इसका नाम था पार्टिकल डायनामिक्स। इस डायनामिक्स का और अच्छा नाम है पार्टिकल डायनामिक्स। तो भैया तुमने फोर्स लगाया कहीं पे भी, वो तीर लगा निशाने पे, क्योंकि एक ही पॉइंट है पूरी बॉडी में। क्या है, अरे बताओ क्या है, एक ही पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, ये मार्कर, इस मार्कर को मुझे एक सिंगल फोर्स लगा के बैलेंस करना है। अब मैं नहीं कर सकता, देखो अगर जब तक मैं वो जगह नहीं ढूंढूंगा नहीं कर पाऊंगा। ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, देख रहे हो आप लोग। लेकिन इस पॉइंट के अलावा ये मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन और जो पेन का mg है वो बैलेंस हुआ इस पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट ना ढूंढूं और कहीं भी वो फोर्स लगा दूं, व्हाट विल हैपन, दिस विल टॉपल, दिस विल रोटेट।
this will perform another type of motion along with that translational motion जो हमने पहले पढ़ा। वही प्रॉब्लम होती है पार्टिकल डायनामिक्स में। आप फोर्स ही एक छोटे से इतने बड़े पॉइंट पे लगाते हो। अब बताओ इतने बड़े पॉइंट को इस फोर्स से क्या टॉर्क मिलेगा, क्योंकि जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो खुद ही वहां से पास हो रही है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पॉइंट टॉपल वापल नहीं करता, सिर्फ ये पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन में कट 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 चलता जाता है। अरे डिफरेंस समझ आ रहा है? क्या डिफरेंस है डायनामिक्स में और रोटेशनल डायनामिक्स में? Yes, sir. हाँ ना, Yes, जल्दी जल्दी। sir. यस सर। अब सुनो मेरी बात। अब वहीं तुम अगर एक बड़ा बॉक्स लेते हो जिसका अच्छा खासा डायमेंशन है, ये हाइट है, ये विड्थ है, और तुम यहाँ फोर्स लगाते हो, तुम्हें क्या लगता है सीधे चलेगा? तुम्हें क्या लगता है ये सीधे चलेगा? नहीं। देखो अगर इस पे रफनेस है तो ये थोड़ी देर में उचक जाएगा, उचक 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 जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब इसका शेप नहीं बिगड़ेगा, शेप वही रहेगा, बट इट विल अबाउट टू टॉपल। तो जरा ये वाला पोर्शन देखो, रोटेशन की फील लाया, ये हुआ रोटेशन। आपने एक सिंगल फोर्स लगाया लेकिन उस फोर्स ने दो काम किए, उस फोर्स ने दो काम किए। एक तो इसके सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो ये वाला पोर्शन हुआ ट्रांसलेशन, और साथ साथ इसके अलग अलग पॉइंट को देखो अलग अलग जगह पे लेके रोटेट भी कराया। अगर आप सिमिलर पॉइंट की मैपिंग करोगे, मतलब इसको आप यहाँ देखोगे, इसको आप यहाँ देखोगे, तो हर पॉइंट आपको रोटेटरी मोशन करता हुआ फील होगा। तो Yes, sir. actually rotation is not tough. It is the combination of this plus circular motion. अरे यार दोनों पढ़े आपने अलग अलग, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा क्या आपने? अरे सर्कुलर पढ़ा मोशन है नहीं सर। पढ़ा क्या आपने? पढ़ा। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशन, सॉरी सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन मिला दो एक बॉडी में, और बॉडी के अलग अलग पॉइंट का, अभी बॉडी में एक ही पॉइंट था, अब आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? एक तो दो मोशन को मिलाना है, दूसरी चीज बॉडी के हर पॉइंट का मोशन देखना। मतलब हर पॉइंट का तो नहीं, पर 15-20 पॉइंट होते हैं जिनका हर पॉइंट का मतलब आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे ही फोकस नहीं करोगे, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, अब उसके पास सब कुछ होगा। तो होगा, डर तो थोड़ी, अपने को पता चल गया ना कि डिफरेंस क्या है। जैसे हम एक पॉइंट का देखना आ सकता है, वैसे हमें सब पॉइंट का देखना आ सकता है। कोई ना कोई लॉजिक सर बताएंगे, वो लॉजिक अप्लाई करना है, गलत होगा तो फिर सीख के अप्लाई करना है, बस रोटेशन है। आप मेरी बात समझ? Yes, अब sir. आप सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये गंदा वाला फितूर निकाल दो कि कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। ना। क्या पढ़ेंगे? फोर्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। तो जो सर्कुलर मोशन पढ़ा है हमने नॉन यूनिफॉर्म, जो ग्रेविटी में बॉल ऊपर जाती थी, उसके साथ साथ लीनियर मोशन को जोड़ते जाएंगे। हर पॉइंट का, बॉडी में जितने भी पॉइंट होंगे सबका हम लोग क्या निकाल लिया करेंगे? और क्या निकाल लेंगे? नेट मोशन। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक, लिखो, लिखेंगे when the body is not a particle, when the body is not a particle, it is very difficult to apply a single force that can balance its weight such that body will remain in equilibrium, तो हम कोई ऐसा पॉइंट तब नहीं ढूंढ पाते, या तो ढूंढना मुश्किल होता है, जबकि बॉडी में बहुत सारी डायमेंशंस हो एक सिंगल। जब मैंने बताया था इस पेन को रेस्ट पे लाना, तो एक बेस्ट मेथड क्या हुआ, देखो कैसे हुआ। अगर ढूंढोगे तो आप नहीं ढूंढ पाओगे, तो आप एक काम करो, ये 2 पॉइंट लो, अभी 2 पॉइंट में तो बैलेंस हो गई, कहीं पे भी बैलेंस हो जाएगी 2 पॉइंट में, और इनको पास लाके एक पॉइंट पे
तो ऐसे ढूंढा जाता है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऐसे ही ढूंढा गया था। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे अगर हमने अपवर्ड फोर्स लगा दिया तो ना टॉर्क मिलेगा ना फोर्स, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगी और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। यानी बॉडी का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर, बॉडी का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर, यानी बॉडी का जो सारा मास अगर फोकस हो एक पॉइंट पे तो वो पॉइंट कहां होगा? यही तो सेंटर ऑफ मास है। बोलो समझे या नहीं समझे? यस सर। बॉडी का सारा मास एक जगह रखा जाए और वो स्पेसिफिक जगह कहां होगी, यही तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास देखो समझो ऐसी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो आपको क्या लगता है अगर हम उसके सेंटर पे ऐसे उंगली लगा देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी? देखो रटना नहीं है, फील करना है। अभी तो हो जाएगी अगर ये यूनिफॉर्म है, बताओ हो जाएगी ना। और लेकिन अगर हम इस वाली पट्टी पे एक मास रख दें तो क्या होगा? ये पलट जाएगी, इस तरफ टॉपल कर जाएगी। अगर हम फिर वैसा ही मास इधर रख दें सेम उतनी ही दूरी पे तो फिर बैलेंस हो जाएगी। तो देख रहे हो तराजू ऐसे ही बनाया गया। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी यूनिफॉर्म का या नॉन यूनिफॉर्म का वो पॉइंट है जहां उस बॉडी का एंटायर मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। तो लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट where we can assume that all the mass of the body is concentrated. All the mass of the body is concentrated. जिस जगह पे बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। बच्चों यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सर अभी ऐसा पढ़ा ही नहीं सर जो कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो आपने बस बताया है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अच्छा भाई, तो सर अब सेंटर ऑफ मास हम निकालते, अगली तो यही कंडीशन आएगी। अगली कंडीशन क्या आएगी कि सर हम सेंटर ऑफ मास क्यों निकालते? ताकि ताकि हम उस पे एक प्रॉपर फोर्स लगा पाए जिससे कि बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करे, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन, हमारी बॉडी टॉपल ना करे। हम ऐसा पॉइंट ढूंढ लें। चलो और अच्छे से समझाते, समझना है ना, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल जाना पड़ता है शुरू में समझाने के लिए। ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है और मैंने यही फोर्स लगाया। ये बॉडी कैसा मोशन करेगी? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या बोथ? आपके तरफ से आंसर आएगा तो इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो फिर रटना है तो रटवा लो। फॉर्मूला बता दूंगा मैं, सारे आ जाएंगे आंसर से। एक दो क्वेश्चन ट्रांसलेशनल करेगी प्योर, कॉज इस समय और कोई फोर्स है नहीं जहां दुनिया में। तो एक बात बताऊं, अच्छा आप देखना, एक और लगा दिया, ठीक, एक और लगा दिया, लेकिन सारे के सारे कहां से पास हो रहे हैं? सारे के सारे कहां से पास हो रहे हैं? उसके सेंटर ऑफ मास से। तो अगर सारे के सारे उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं तो बॉडी या तो कैंसिल कर लेंगे तो रेस्ट करेगी, और जो बच गए तो क्या करेगी? हो सकता है नहीं नहीं नहीं, कहां से कर लेगी? हो सकता है इन सब का रिजल्टेंट एक y में आ जाए, एक x में आ जाए, बहुत सारा हो सकता है, जीरो हो जाए, रिजल्टेंट कैंसिल हो जाए। लेकिन ये सब आ भी जाएंगे तो ये पास कहां से कर रहे हैं? ध्यान से सुनो, यही दिमाग से आपकी गंदगी तो दूर करनी जो इतने सालों की। अगर आप फ्रेश होते ना 11th में, मैं आपको सीधे कॉन्सेप्ट पे ले आता। अभी आपको गंदे वाले कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं। ये सब बने इन्हीं के रिजल्टेंट है ना,
मान लिया 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी पास कहां से होंगे? सेंटर से। जब नेट फोर्स सेंटर से पास हो गया, मेरे पास 100 फोर्स थे, मैंने उनका एक रिजल्टेंट एफ नेट निकाल लिया और वो सारे सेंटर से जा रहे थे, तो ये भी कहां से जाएगा? सेंटर। तो अगर एक ही फोर्स बॉडी में फिर आ गया जो सेंटर से जा रहा है, तो बॉडी कुछ नहीं करेगी, उसके अलोंग मोशन करने लगेगी, जहां वो फोर्स उसको ले जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. लेकिन रोटेशन नहीं करेगी। Yes, क्या sir. करेगी? ट्रांसलेशन। यानी एक प्रॉपर्टी समझ आई सेंटर मास और फोर्स के कॉम्बिनेशन की, कि अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लगे, उसी जगह पे उसकी पॉइंट ऑफ एक्शन हो, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं मिलेगा। टॉर्क 0 होगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, इट विल प्योरली ट्रांसलेट। इसका मतलब कुछ समझा? कुछ चमका? चमकाता हूं। नाउ लेट अस अज्यूम एक फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां है, एक सीएम से पास हो रहा है, दूसरा नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तुमको जो लगा करे ना, इसको फील करके बोला करो। मैं गलत सही पे बिलीव नहीं करता, वो मैं सिखा सर दूंगा। रोटेशनल भी होगा, ट्रांसलेशनल रोटेशनल भी होगा Rotational. और ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल भी होगा। क्या ऐसा होगा कि Translate. ट्रांसलेशनल खत्म हो जाएगा? नो सर। नहीं सर, खत्म नहीं होगा। यानी कि अच्छा चलो अभी और देख। ट्रिंग 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 ट्रिंग, मैंने इसको हटा लिया, इसको लगाया था, तो आपका कहना है दोनों होंगे। अब मैंने इसको हटा लिया, अभी क्या? सर दोनों ही होंगे। अभी भी दोनों होंगे? दोनों ही होंगे। अभी भी दोनों होंगे या प्योर रोटेशन होगा? दोनों होंगे। हाँ, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास पे किसी ने कील नहीं ठोकी है और ये हवा में नहीं लटक रहा। अगर इसके सेंटर ऑफ मास पे कील ठोक दे और नीचे सरफेस हटा ले हवा में, तब प्योर रोटेशन हो जाएगा। लेकिन अभी दोनों होंगे। दोनों होगा। अब देखो दिमाग को, देखो दिमाग की मैपिंग। दोनों होगा। सेंटर पे लग रहा था तब भी ट्रांसलेशनल हो रहा था, सेंटर पे भी लग रहा था, दूर भी लगा तब भी ट्रांसलेशनल हो रहा था, सेंटर पे नहीं लग रहा तब भी ट्रांसलेशनल हो रहा है। हाँ। रोटेशनल भी हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशनल भी हो रहा है। इसका मतलब कोई जो फोर्स है, सुनना अब सुनना, अब न्यूटन का सेकंड लॉ मॉडिफाई कर रहा हूं। कोई जो फोर्स है वो डायमेंशन वाली बॉडी, पार्टिकल को नहीं, डायमेंशन वाली बॉडी में दो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। दो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। क्या क्या? रोटेशनल as well as single force can always नहीं बोल रहा। अगर ये यहां से पास हो लेगा सिंगल फोर्स तो रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अ सिंगल फोर्स कैन या मे बी गिव टू टाइप ऑफ मोशन टू अ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। उसको रिजिड बॉडी बोलने लगेंगे थोड़े दिनों बाद, अभी हम पढ़ा देंगे, ठीक है? उसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे, अभी हम बोल रहे हैं डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसकी अपनी एक छोटा सा, केवल एक ही पॉइंट नहीं है, उसपे बहुत सारे पॉइंट, दो इफेक्ट दे सकते हैं। यहां तक कंक्लूड करके हम लोग एग्री भी करते। चलो अब अगर यही वाला फोर्स, सुनना ध्यान से, यही वाला फोर्स इस वाले पार्टिकल पे लगाते तो प्योर ट्रांसलेशनल होता। मैं आपको एक बात बताऊं, भले ये अभी दूर लग रहा है, लेकिन जब भी आप इस बॉडी का ट्रांसलेशनल इफेक्ट देखना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे? ट्रांसलेशनल इफेक्ट। देखो इसमें दो इफेक्ट होंगे नो डाउट, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। लेकिन जब आप इस फोर्स के कारण इस बॉडी का ट्रांसलेशनल इफेक्ट देखना चाहोगे तो आपको इसको उठा के टक 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 सेंटर पे लाना, सेंटर ऑफ मास पे लाना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसलेशनल इफेक्ट देख पाओगे। रोटेशनल इफेक्ट देखने के लिए आपको एक्शन लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रांसलेशनल मतलब सीधे चलने वाला जो इफेक्ट है वो आप तभी देख पाओगे जब इसको आप कहां लाओगे? सेंटर ऑफ मास के पास। सेंटर ऑफ मास। मतलब इस सेंस में सेंटर ऑफ मास का निकालना बड़ा सही है,
बड़ा सही है, क्योंकि ट्रांसलेशनल सारी इक्वेशंस जो है वो सेंटर ऑफ मास से बनाई जाएंगी। फोर्स लग कहीं भी रहा हो, अब बच्चे ना यही बोलते हैं सर रोटेशन इतना गंदा टॉपिक है, फोर्स ऊपर लग रहा होता है और एफबीडी में सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वो टीचर वो स्टूडेंट चाहता है कि इस फोर्स के दो इफेक्ट हैं, एक रोटेशनल एक ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल को ब्लॉक करके हमें अगर ट्रांसलेशनल कंपोनेंट देखना पड़े तो हमारा बेस्ट तरीका क्या है, इस फोर्स को उठाओ और कहाँ लगा दो, कहाँ लगा दो। क्या आपके दिमाग में ये तो कंफ्यूजन नहीं आएगा सर ये ऊपर लग रहा था आपने नीचे क्यों लगाया? तब मैं क्या कर रहा होता हूँ जब मैं ये कर रहा होता हूँ, मुझे पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास लोकेट कर दिया, मैं कर रहा होता हूँ इस पूरी बॉडी का ट्रांसलेशन। तो मैं बेसिकली ये करता हूँ, सेंटर ऑफ मास निकालने का एक मतलब ये भी है कि आपने इस पूरी बॉडी को पार्टिकल बना दिया। मान लो ये कैपिटल एम थी, तो आपने इस जगह को चुना और इस जगह पे जाके आपने पूरा मास रख दिया और वो फोर्स लगा दिया, और अब आप F बराबर MSCM क्या लिखोगे? ये ACM से पॉइंट क्या लिखोगे? अब देखो जब एक ही पॉइंट था तो F बराबर MA लिखते थे, काय का CM काय का PM कुछ भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हर पॉइंट अलग अलग है, तो आपने फोर्स कहाँ लगाया? सारा फोर्स कहीं भी लगा था आपने उठा के कहाँ लगाया? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास। किसका पाओगे? पूरी बॉडी का या सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन आप पा जाओगे। यानी आपने बहुत बड़ी चीज नहीं निकाली है, केवल सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल इफेक्ट निकाला है। अब मेरी बात सुनो, जो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल इफेक्ट होगा वही हर पार्टिकल का ट्रांसलेशनल इफेक्ट होगा। सर कैसे कह देते हो आप? अरे क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट भी लाके यहाँ रखा हूँ, सारा बॉडी का मास जो डेफिनेशन कहती मैं तो वही कहता हूँ ना। समझ में आया? तो इस जगह पे सारे पॉइंट आए हुए हैं, बोलो आए हुए हैं कि नहीं? हाँ सर। जब आप अलग अलग करोगे ना तो जो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा, ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन इन सभी का वही होगा। ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन इन सभी का वही होगा। मीटिंग को जल्दी से रिज्वाइन करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आनी है अभी, जल्दी से।